हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम हो स्पेशल एपिसोड का 5th पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि सबसे खूबसूरत बात थी वो जो एपिसोड काउंटर चली जा रहा था, बिल्कुल चली जा रहा था। आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग राइटर के साथ बात कर रहे हैं और कोई ऐसी लाइन आपके दिल में बसी हो कि यार ये खलील साहब जब आपने ये लाइन लिखी थी मेरे लिए, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? आपने कभी इनसे उस तरह मतलब डिस्कशन किए कि व्हाई दिस लाइन खलील साहब? नहीं, क्योंकि वो खुद कहते थे कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी लाइन बदल दे। तो ये मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की कि ये लाइन क्यों लिखी है आपने। मगर कमाल उनका था। उनसे मैं जब ये जिक्र करता था कि यार इसको ऐसे कर दें, ये ऐसे हो जाए, हाँ हाँ आप करें, क्योंकि अभी जो इतनी बात की वो नहीं कर रहे, नहीं जो सोचा वही करते। तो वो बड़ा कमाल था इनका। ये बेग साहब का तरीका है, पूरा आइडिया आपको सुनते हैं, अच्छा हाँ चलो काम करते हैं। चलो आप काम करते हैं। आपकी हर बंदा ही तारीफ करता है बेग साहब, जो भी आपके साथ काम करता है, सिवाय हुमायूं के ऑब्वियसली। वो आपको जहेज में मिला हुआ, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये राइटिंग का प्रोसेस और स्क्रीन प्ले का जो प्रोसेस है, स्पेशली इस ड्रामे के अंदर स्क्रीन प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और नजर भी आता है 3-3 मिनट साइलेंस है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन फिर भी वो इतना आपको ग्रिप करता है। तो स्क्रीन प्ले आप लोगों ने एक साथ ही बैठ के लिखा था, बाद में आया था, कैसे हुआ था? इस ड्रामे का स्क्रीन प्ले भी खलील साहब का ही है। जैसे कुछ बाकी राइटर्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनके साथ मेरा बहुत वक्त गुजरता है जिसमें कहानी की डेवलपमेंट और डिफरेंट एंगल्स को हम डिस्कस करते हैं। खलील साहब के साथ कुछ चीज़ों को हमने ज़रूर डिस्कस किया है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, लेकिन मोस्टली स्क्रीन प्ले वो खलील साहब का ही है और उन्हीं को पता होता है, बल्कि समटाइम्स उनको भी नहीं पता होता कि वो क्या लिखने वाले हैं आगे। याद होगा मैंने स्टार्टिंग के एपिसोड में बोला था स्क्रीन प्ले के बारे में, अगला सीन क्या है, जहाँ मैं कह रहा था कि गया, बच्चे को उठाया, जब लिखने बैठा दरवाजा खोला, सोफे पे बिठाया, वहां से शुरू करा, एक एक चीज दिखाई है जो आप बता रहे हैं, लंबा साहब नहीं लिखा है। जो प्यार का रिश्ता आपका बेग साहब के साथ है, वो और किसी डायरेक्टर के साथ नहीं। असल में अहमद बट दैट्स नॉट अ जोक। मेरा और नदीम का ताल्लुक हम दोनों के इकट्ठे काम करने से बहुत पुराना है और हमने बहुत देर इकट्ठे काम नहीं किया। दैट वाज द आयरनी। एक दफ़ा ये डिस्कस हुआ, तो जब पहला प्ले मैंने किया इनके साथ मंजली, so that was the time we were able to establish our creative relationship. और मुझे पता चला कि this man knows me so much, and when we moved on to प्यारे अफजल, तो पता चला he knows me absolutely wonderfully well. लेकिन when we came up to पंजाब नहीं जाऊंगी, things had changed. He doesn't know you at all. No, changed in the sense that I used not to think about while he was directing what will happen to my script. I was absolutely okay. मतलब टेंशन खत्म हो गई। के दौरान मैं कुछ देर नाराज भी रहा, लेकिन मैं was pretty sure कि he'll be doing the best of my script. हाँ, मतलब वो एक वो जो कंसर्न होता है कि यार ये मेरी स्क्रिप्ट के साथ क्या करेगा, आपका ट्रस्ट जो है वो He's so honest to his work. तो मुझे कभी खदशा ही नहीं हुआ। बहुत सारे दूसरे डायरेक्टर्स जब काम कर रहे हों तो मैं अंगारों पर लौटता रहता हूँ, और I have to be on telephone. आपको चेक रखना पड़ता है। Yeah, absolutely. I check. Even I check Nadeem's work also. वो एक सिलसिला होता है हमारा, एक रिलेशनशिप है, हम एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, लड़ते हैं, लड़ाई हमारी वो नहीं होती, बट दैट इज दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप मैं ड्रीम करता हूँ किसी और के साथ कभी हो और मैं काम कर सकूँ। जहां हम लोग डायरेक्टर की बात करें, वहां फिर डायरेक्टर के बाद सबसे बड़ा जो हाथ आता है वो प्रोड्यूसर का आता है।
इस ड्रामे को प्रोड्यूस जो है वो सिक्स सिग्मा ने किया और ARY डिजिटल। आप प्रोड्यूसर भी हैं और ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि हुमायूं सईद साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं। आप अपने ड्रामे भी प्रोड्यूस करते हैं, अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं। एज अ प्रोड्यूसर आपने इस ड्रामे के लिए किसको कास्ट करने के लिए सबसे पहले सोचा था? क्योंकि उन लोगों के माइंड में तो बड़ा क्लियर था कि यार राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ प्रोड्यूसर आपने अपने आप को ही पिक्चर किया हुआ था कि मैं ही ये करूंगा। ये बड़ा ही छिछोरा सवाल है, ये मैं सुनना भी नहीं इसका जवाब चाहूंगा। अच्छा ठीक है, ना सुनो तो इसे म्यूट कर दो। इसको भुगतना देखें, पड़ेगा, इसका इसको एज अ प्रोड्यूसर भाई का ना पॉइंट ऑफ व्यू अलग नो है। नो नो, कोई प्रोड्यूसर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता मेरे स्क्रिप्ट में से। अच्छा एरोगेंस। जो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो ये था कि आया ये स्क्रिप्ट मुझे प्रोड्यूस करना है या नहीं करना। तो जब मैंने क्या पढ़ा मैं ये टेंशन ले सकता तो हूँ? जब मैंने पढ़ा तो मैंने शुक्र किया कि ये स्क्रिप्ट मेरे पास है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि इनकी जिंदगी का बेस्ट स्क्रिप्ट है। मैंने एक राइटर से भी कहा ये, तो वो राइटर रोने लग गई थी। वो थी, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर ये देखेंगे प्रोग्राम तो उनको पता चल जाएगा। बोला तुमने कैसे कह सकते हो, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। मैंने कहा पढ़ लो। तो फिर उन राइटर ने वो स्क्रिप्ट पढ़ा। ये मैं 5 साल पहले की या 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसका फिर मुझे रोते हुए फोन आया था कि ये एक्चुअली मैंने ऐसा स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ा। हाँ, क्या बात है। बाकी सारे रिकॉर्ड्स इस चीज का प्रूफ है कि दिस इज बाय फार द बिगेस्ट ड्रामा ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। रेटिंग्स का खैर छप्पड़ फाड़ चुका है, यहाँ तक कि रोड्स खाली हो जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ उस टाइम पे रुक जाती है। 1 घंटे के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आती बिकॉज मेरे पास तुम हो ऑन एयर हो रहा होता है। और सब लोग ये कहते हैं कि फिसाद की जड़ जो है वो मेहरबानो आप है। आपसे शुरू हुआ था वो शादी और फिर वो जो सारा कुछ इस ड्रामे के अंदर होना शुरू हुआ। तो कैसा लगता है आपको फिसाद की जड़? बहुत गालियां पड़ी हैं मुझे शहवार को महविश से मिलवाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी है। और मेरे से अक्सर लोगों ने पूछा है कि तुमने ये सब करने के बाद महविश को अपने पास क्यों नहीं रखा हाँ, जब ये। उसे थप्पड़ पड़ा। हालांकि वो थप्पड़ साइड पे आपको भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड पे हो रही थी कि कहीं ये मुझे ना देख ले। तो मेरा ख्याल है कि वो तो खलील साहब को ही बेहतर पता है कि वो थप्पड़ आप तक क्यों नहीं पहुंचा। हाँ, थप्पड़ मेरे तक क्यों नहीं पहुंचा और क्यों मैंने महविश को अपने साथ नहीं रखा, अपने ये पास भी नहीं हो रहने सकता दिया। हाँ वैसे इस पे भी डिबेट है। हम लोग खलील साहब से भी ये बात पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक जो मिस्टर मोंटी हर मोहल्ले में एक पूंडबाज होता है। Excited आदमी। और वो पूंडबाज का कैरेक्टर जो है वो मोंटी ने बहुत ही रिसर्च और कह लें कि मेहनत करके वो उन्होंने दिल से निभाया। और उसके बाद आप भाईबाज बन गए अभी हाल ही में। तो ये पूर्णबाज से भाईबाज का जो ट्रांजिशन था, और अनुषे ब्यूटीफुल अनुषे हैज प्लेड योर वाइफ, आपको कहाँ तक लगा कि यार शायद मैं खलील साहब की स्क्रिप्ट कर रहा हूँ और हुमायूं साहब ने कहा कि यार आपने ये करना है, तो क्या चीज पहले माइंड में क्या आई जब कि मैं पहले- मेथड एक्टिंग में जाऊँ? नहीं, एक तो एक्टर नहीं हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। वो मैं बता। लेकिन स्टार्ट में इट वाज मतलब बहुत मुश्किल था ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो उन्हें पता है और उन्हें पता है, बिकॉज मैं इनके सामने किसी तारीफें भी नहीं ले सकता, बिकॉज इन्हें पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से किया है ये सब कुछ। लेकिन इवेंचुअली जिस तरह बिल्डअप होता रहा, कैरेक्टर समझ आता रहा, कैमरा फेस करना शुरू किया, तो सब चीजें ठीक होती गई। बट जो आखिरी के 3 एपिसोड थे वो तो लिटरली अनुषे के घर में गया और मैंने कहा खुदा के लिए मुझे याद कराओ, मैं मर जाऊंगा, ये कैसे बोलूंगा मैं। उन्होंने कॉल करके बोला कि आपने क्यों लिखा है इतना ज्यादा, मैं नहीं बोल सकता। वैसे इसने फोन करके इनको कहा था कि मेरे लिए भी कोई सीन लिखो। नहीं ये झूठ है। अच्छा, नदीम इज 90% राइट, उसने कहा नहीं था। लेकिन ये सफेद झूठ बोल रहा है कि इसने मुझे कहा था कि इतने लंबे सीन तो लिखे थे। He was so happy when he He was happy and he was scared also. scared इसलिए था, सामने हुमायूं था और हुमायूं उस वक्त छाया हुआ था भाई। और जब ये सीन शूट होना था तो मुसद्दिक आके हुमायूं को अक्सर कहा करता था कि वो हुमायूं भाई वो मेरे वाला सीन किस दिन होना है, मेरा जो सीन है आपके साथ, इट्स नॉट हुमायूं सीन विद हिम, इट्स हिज सीन विद हुमायूं। हुमायूं भाई ने वो बात पकड़ ली, इसके बाद हमें तुम्हारी सीन की लाइट हो रही है, तुम्हारे सीन का मेकअप हो गया। वो वाकई तो नहीं सीखा सी, वो बात है। And he was not
just an actor in the play, and he was an associate director also. अच्छा, So he was lot of people don't know that. there throughout. वाह। अनुषा, आपके बारे में कभी पूरी डिबेट चल रही है इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे कि उस पानी के अंदर बुलबुले क्यों हैं? जो आपने पानी अभी दिया है वो पानी स्पार्कलिंग वाटर है, क्योंकि तो अगर स्पार्कलिंग 2020 आ वाटर गया है, है और हाँ, अब नहीं, हम नहीं, modern हो उन्होंने गए कहा है कि मैं भी तो घर फर्नीचर नहीं है तो स्पार्कलिंग वाटर कितों आए, ये तक डिबेट हो रही है। और वो कौन सा पानी है जिसको पी के क्या ये आ जाएंगे? अब तो आगे देखेंगे एंड भी कि ऐसी आगे जगह हुआ था। इनका नाम है एपीरनी कौन है, ठीक है? सो उस पानी के अंदर क्या था, क्यों है बुलबुले? मैंने बेग साहब से पूछा है, व्हाट? लेकिन देयर इज अ बुलबुले डिबेट गोइंग ऑन। Yeah, there is. So मैं बस मुझे लगता है कि 2020 आ गया है ना, अब हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। अब सादे पानी में नहीं फूक के देना है, स्पार्कलिंग वाटर में फूक के देना है, या फिजी ड्रिंक भी हो सकती है। वैसे क्या था वो, क्यों था? वो वजीफे नहीं, की वो करामत पानी थी। वो पानी ही था। पानी तो है, वो पानी वो पानी ही था। वो वजीफे की करामत थी भैया। कभी कभी बुलबुले आ जाते हैं। जहाँ इस ड्रामे के अंदर तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास तो स्पेशल एपिसोड का 5th पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 6th पार्ट में। बाय बाय।